आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 18वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 17 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह पूरा राठौर मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर कोई यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। अविनाश जी और अखिलेश जी सर्वेंट को बोलकर सारी तैयारियां करवा रहे थे। वही आकाश भी उनके साथ ही था। राहुल अपने रूम में तैयार हो रहा था। उससे इंतजार नहीं हो रहा था शिवी को दुल्हन के रूप में देखने का। इसलिए वह तैयार होते हुए खुद से ही बोला, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा मुझे मेरी जान को देखना है दुल्हन के जोड़े में। वह तो बहुत खूबसूरत लग रही होगी, पर दादू के रूल्स की वजह से उसे देख भी नहीं सकता। यह बोलकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। वही दरवाजे पर खड़ा आकाश उसकी बात सुनकर हंसने लगा। राहुल ने उसे देखा तो मुंह बनाकर बोला, हंस लीजिए, पर याद रखिएगा जिस दिन आपकी बारी आएगी उस दिन मैं भी ऐसे ही आपके खूब मजे लूंगा। उसकी बात सुनकर आकाश ने अपनी हंसी कंट्रोल की और उसके पास जाकर उसके शेरवानी का कॉलर ठीक करते हुए बोला, थोड़ा सा सब्र कर ले, फिर तो आज उसे तेरे पास ही आना है, वह भी हमेशा के लिए। राहुल, क्या करूं भाई, सब्र नहीं हो रहा है। कितने दिन हो गए उसे अच्छे से देखा तक नहीं। वीडियो कॉल करने के लिए भी बोला तो उसने मना कर दिया। यह कहकर कि दादू ने मना किया है, शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकते। अब शगुन होता है। भला यह क्या बात हुई? आकाश, कोई बात नहीं, कुछ टाइम और रुको, फिर हम जा रहे हैं उसके पास, उसे हमेशा के लिए तेरा बनाकर लाने। राहुल ने हाँ में गर्दन हिला दी और तैयार होने लगा, क्योंकि उसे भी पता था कि वह कुछ नहीं कर सकता। उधर शिवी को भी ब्यूटिशियन तैयार करने आई थी। प्रिया अभी भी उसके साथ ही थी। तभी उस रूम में मोहिनी एंटर हुई। प्रिया ने उसे एक नज़र देखा और फिर अपना काम करने लगी। वही शिवी की नज़र जब मोहिनी पर पड़ी तो वह उसे घूरने लगी। मोहिनी ने जब शिवी को खुद को घूरते हुए पाया तो मन ही मन बोली, यह शिवी मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? पर उसने अपना सिर झटक दिया और जाकर शिवी को देखकर बोली, तुम तैयार हो गई हो? बाबा ने कहा है कि कुछ टाइम में बारात आ जाएगी। शिवी ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। दरअसल उसे राहुल ने सब कुछ बता दिया था कि मोहिनी ने कल क्या हरकत की है, पर वही आकाश ने प्रिया को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि प्रिया यह जानकर परेशान हो। मोहिनी ने एक नज़र प्रिया को देखा और वहां से चली गई। प्रिया भी तैयार होने लगी, क्योंकि शिवी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी। वही दूसरी तरफ हमारे सत्यम बाबू जल्दी सोकर उठ गए थे, पर नव्या अभी भी उसके ऊपर सोई हुई थी। सत्यम एकटक प्यार से उसे निहार रहा था। सत्यम ने साइड टेबल से अपना फ़ोन लेकर टाइम देखा और फिर फ़ोन रखकर नव्या के बालों को सहलाते हुए उसे उठाने लगा। प्रिंसेस, उठो बच्चा, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, हमें तैयार भी होना है। राहुल और शिवी की शादी है आज, पर वह जल्दी उठ जाए तो सत्यम की नव्या कहाँ? उसे ना उठता हुआ देखकर सत्यम ने उसे एक नज़र देखा और बोला, सॉरी प्रिंसेस, बट हम लेट हो रहे हैं। यह बोलकर उसने एक झटके से नव्या को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों को चूमने लगा। जब नव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने अपनी आंखें खोली तो नज़र सीधा सत्यम की नज़रों से जा मिली, जो उसे देखते हुए उसके होठों को चूम रहा था। यह देखकर नव्या की आंखें बड़ी हो गई। उसने आंखों से ही रिक्वेस्ट करके सत्यम को छोड़ने के लिए कहा, तो सत्यम ने उसे इग्नोर करके अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कहना चाहता हो कि मैंने तो तुम्हें उठाया था प्रिंसेस, पर तुम ही नहीं उठ रही थी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ टाइम तक नव्या उससे छूटने के लिए कसमसाती रही, पर फिर उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को सत्यम के हवाले कर दिया। सत्यम को जब महसूस हुआ कि नव्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसने उसके होठों को छोड़ दिया और अपना रुख उसकी गर्दन की तरफ कर लिया। वह उसके गले, कंधे और कॉलर बोन को अपने होठों से गीला कर रहा था। वही नव्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सत्यम लगातार शिद्दत से उसके गले को चूम रहा था। वह और आगे बढ़ता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा। पहले तो उसने इग्नोर किया, पर फिर जब दूसरी बार फ़ोन बजा तो उसने नव्या से दूर होकर अपना फ़ोन देखा। आकाश का नंबर देखकर उसने फ़ोन उठा लिया। 5 मिनट बात करने के बाद उसने फ़ोन कट करके नव्या को देखा, जो शांति से खुद में सिमटकर लेटी हुई थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। सत्यम ने उसे ऐसे देखा तो मुस्कुरा दिया। फिर उसने नव्या को अपनी गोद में उठाया और लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी और तभी उसे कुछ याद आया, तो वह हैरानगी से सत्यम को देखकर बोली, सत्या, आपके हाथ में तो चोट लगी है, प्लीज मुझे नीचे उतारिए, आपको दर्द हो रहा होगा।
सत्यम ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं ठीक हूँ जाना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नव्या, नहीं, आप मुझे नीचे उतारिए। सत्यम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वॉशरूम में ले जाकर उसे शावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसने शावर का बटन ऑन किया और दोनों शावर के नीचे भीगने लगे। लगभग आधे घंटे बाद वह दोनों बाथरोब पहनकर बाहर आए। सत्यम को चोट लगने के बावजूद भी वह अपनी जाना के सारे काम खुद ही कर रहा था। नव्या उसे बार बार यह सब करने से मना कर रही थी, पर वह मान ही नहीं रहा था। इसलिए उसकी प्रिंसेस उसे गुस्से में घूर रही थी। सत्यम उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसको हंसते देखकर नव्या और चिढ़ गई। तभी नव्या की नज़र सत्यम के हाथ पर गई, जहां उसकी पट्टी गीली हो गई थी और उसके जख्म से खून रिसने लगे थे। नव्या को गोद में उठाने की वजह से उसका जख्म खिंच गया था, जिस वजह से उसके जख्म से फिर खून आने लगे थे। यह देखकर नव्या परेशान हो गई और जाकर उसके हाथ को देखते हुए बोली, सत्या, आपकी पट्टी गीली हो गई है और आपके जख्म से फिर खून आने लगे हैं। उसकी बात सुनकर सत्यम ने भी अपने हाथ की तरफ देखा तो सच में उसके जख्म से खून निकलकर उसकी गीली पट्टी को लाल रंग में रंग रहा था। उसने नव्या की तरफ देखा, जिसकी आंखें नम हो गई थी और वह अपनी नम आंखों से एकटक उसकी पट्टी को देख रही थी। सत्यम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ प्रिंसेस, कुछ नहीं हुआ है मुझे। उसके सीने से लगकर नव्या का रोना बढ़ गया और वह रोते हुए बोली, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे बचाते हुए आपको चोट लग गई। कितना दर्द हो रहा होगा आपको, सब मेरी वजह से हुआ है। उसकी बात सुनकर सत्यम ने उसे खुद से अलग करके बोला, नहीं बच्चा, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है और मैं ठीक हूँ और यह चोट भी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस चोट से मुझे इतनी तकलीफ नहीं हो रही है जाना, जितनी तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे हो रही है। और प्रिंसेस, अगर तुम ऐसे ही रोती रही तो मुझे ज़्यादा दर्द होगा। उसकी बात सुनकर नव्या ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और बोली, अब नहीं रोऊंगी सत्यम, दैट्स लाइक माई प्रिंसेस। नव्या के कहने पर सत्यम ने डॉक्टर को बुलाकर अपनी ड्रेसिंग करवाई। पूरा टाइम नव्या नम आंखों से उसे ही देख रही थी, पर उसने अपने आंसू नहीं बहने दिए। सत्यम जानता था कि वह बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही है, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने डॉक्टर को जल्दी करने के लिए कहा। ड्रेसिंग होते ही उसने नव्या को अपने सीने से लगाकर शांत किया और फिर तैयार होने लगा। सभी तैयार होकर नीचे हॉल में खड़े होकर सत्यम और नव्या का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों से सत्यम और नव्या नीचे आते दिखाई दिए। उन दोनों को देखकर सारे लोग मुस्कुरा दिए, क्योंकि दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। सत्यम ने वाइट राउंड नेक टी शर्ट के साथ वाइट पैंट और उसके ऊपर वाइन कलर का ब्लेजर पहना हुआ था और एक हाथ में घड़ी, एक में कड़ा। अच्छे से जेल से सेट किए हुए बालों में वह बहुत दिलकश लग रहा था। ऊपर से उसके होठों पर वह स्माइल किसी की भी जान ले ले। वही नव्या ने उसके साथ मैचिंग वाइन कलर का लहंगा पहना हुआ था। खुले बाल, कानों में झुमके, माथे पर मांग टीका, गले में एक पतला सा हार, आंखों में काजल, होठों पर हल्की रेड लिपस्टिक। वह बहुत अच्छी लग रही थी। हमारे सत्यम बाबू का दिल धड़काते हुए उनका हाथ पकड़े चली आ रही थी। वह दोनों सबके पास आए। नव्या ने राहुल का तिलक किया और प्रिया और उसने मिलकर राहुल की आंखों में काजल लगाए। अखिलेश जी नव्या को ऐसे बड़ी भाभी का फर्ज निभाते देखकर खुश हो गए। अविनाश जी के कहने पर बारात निकल पड़ी। सत्यम और आकाश ने राहुल को घोड़ी पर बैठाया। बारात पीछे के दरवाजे से निकलकर आगे के दरवाजे तक आनी थी, पर आकाश, प्रिया और नव्या को नाचते देखकर अविनाश जी ने बारात को आगे की सड़क तक घुमाकर वापस लाने के लिए कहा। तीनों ही मस्त होकर घोड़ी के आगे ढोल बाजे के साथ नाच रहे थे। वही सत्यम तो अपनी जाना को इतना खुश होकर नाचते देख खुश हो रहा था। तभी नव्या ने उसका हाथ पकड़ उसे भी खींच लिया और नाचने के लिए कहा, पर सत्यम ने मना कर दिया। वह जाने लगा, पर नव्या ने उसका हाथ पकड़कर क्यूट सा फेस बनाया तो हमारे सत्यम बाबू पिघल गए। अब वह अपनी जाना को कैसे मना कर सकते थे। उसके चेहरे की खुशी के लिए तो वह हर हद पार करने को तैयार थे। फिर सत्यम भी उसके साथ नाचने लगा। उसे नाचते हुए देखकर अविनाश जी, आकाश और राहुल, जो घोड़ी पर बैठा हुआ था, तीनों की आंखें नम हो गई। वह तीनों नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसे नाचते हुए देख रहे थे, जो अपनी जाना की खुशी के लिए उसके साथ आज दिल खोलकर नाच रहा था। तभी उसकी नज़र आकाश पर पड़ी तो उसकी नम आंखें और होठों पर मुस्कान देखकर वह झट से उसके गले लग गया। आकाश ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब दोनों का रिश्ता ही ऐसा था। बचपन के दोस्त एक दूसरे से
हर सुख दुख के साथी। सत्यम के दिल की बातें उसके सिवाय कोई नहीं जानता था। पर आकाश ऐसा इंसान था जो उसके कहे बिना उसके दिल की बातें, उसकी खुशी, उसका गम सब जान लेता था। दोनों अलग हुए और साथ में नाचने लगे। प्रिया और नव्या उन्हें ऐसे नाचते हुए देखकर खुश हो गई। तभी सत्यम ने, नव्या और आकाश ने प्रिया को अपने पास खींच लिया। दोनों अपनी अपनी वाली के साथ नाचने लगे। बारात वापस मेंशन के दरवाजे पर पहुंची। शिवी की दूर की चाची यानी मोहिनी की माँ ने राहुल की आरती की और सबका स्वागत किए। सब लोग गार्डन में आ गए जहाँ पर शादी की सारी तैयारियां की गई थी। एक साइड एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टेज बनाया हुआ था जिस पर एक खूबसूरत सा सोफा रखा हुआ था। आकाश और सत्यम ने राहुल को वहां ले जाकर बैठा दिया। सामने एक बहुत ही खूबसूरत मंडप सजा था जहां पंडित जी शादी की सारी सामग्री देख रहे थे। कुछ टाइम बाद पंडित जी के बोलने पर आकाश ने राहुल को मंडप में ले आकर बैठा दिया। बाकी सब भी वही लगी कुर्सियों पर बैठ गए। तभी पंडित जी ने शिवी के पापा की तरफ देखा और बोले, वधू को बुलाइए, वरमाला का समय हो गया है। शिवी के पापा ने हाँ में गर्दन हिलाई और मोहिनी को कुछ इशारा किया तो वह अंदर की तरफ बढ़ गई। पर उसके साथ ही प्रिया भी अंदर की तरफ चली गई। नव्या जब अंदर जाने लगी तो सत्यम ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसे अपने पास बैठाकर बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी प्रिंसेस, यहाँ मेरे पास बैठो बस। नव्या, अरे मुझे शिवी दीदी को लाने जाना है। सत्यम, प्रिया गई है। उसकी बात सुनकर नव्या ने मुंह बनाया और बोली, पर मुझे शिवी दीदी को देखना था, वह कैसी लग रही हैं। उसकी बात सुनकर सत्यम ने उसके बालों को कान के पीछे किया और उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर बिल्कुल सरगोशी से बोला, जब आएगी तब देख लेना, तब तक तुम अपने सत्या पर ध्यान दो। उसके ऐसे नजदीक आने से सत्यम की सांस नव्या को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी जिससे उसकी धड़कन बढ़ गई। सांसें तेज चलने लगी, गालों की रंगत बदलने लगी जिसे देखकर सत्या मुस्कुरा दिया और धीरे से उसके गाल को अपने होठों से छूकर साइड हट गया। वही नव्या ने अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप सत्यम के पास बैठी रही। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सत्यम की तरफ देखने की क्योंकि सत्यम उसे अपनी मदहोशी भरी नजरों से देख रहा था जो नव्या की धड़कन बढ़ाने का काम कर रहा था। प्रिया और मोहिनी शिवी के रूम में पहुंची तो मोहिनी उसे देखकर बोली, चलो शिवी, सब तुम्हें बुला रहे हैं। शिवी ने उसकी तरफ देखा, तभी उसकी नज़र प्रिया पर पड़ी। प्रिया उसके पास आई और अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाकर बोली, किसी की नज़र ना लगे, बहुत सुंदर लग रही हो। आज तो राहुल सर पक्का अपने होश खोने वाले हैं। उसकी बात सुनकर शिवी शर्मा गई और नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी। प्रिया और मोहिनी दोनों शिवी को लेकर बाहर आई। राहुल से इंतजार नहीं हो रहा था। उसकी नज़र उस तरफ टिकी हुई थी जहां से शिवी आने वाली थी। उसकी बेताबी देखकर आकाश के साथ साथ अविनाश जी और अखिलेश जी मुस्कुरा रहे थे। तभी अविनाश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, शांत हो जा, तेरे पास ही आने वाली है, वह भी हमेशा के लिए। राहुल ने उनकी बात सुनकर मुंह बनाकर उनकी तरफ देखा और बोला, आप तो चुप ही रहिए दादू, यह सब आपकी वजह से ही तो हो रहा है। आपकी उन रस्मों की वजह से इतने दिन हो गए मैंने अपनी शिवी को देखा नहीं और आप मुझे शांत रहने के लिए बोल रहे हैं। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। तभी आकाश बोला, दादू, इसका बस चले तो यह तो खुद जाकर शिवी को ले आए और जल्दी से फेरे पढ़ ले। वहाँ उसकी बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। तभी राहुल जल्दी से बोला, हाँ यह आइडिया सही है, मैं खुद ही अपनी शिवी को ले आता हूँ क्योंकि तुम्हारी वाली प्रिया तो उसे लेने गई लेकिन अभी तक आई ही नहीं है। आकाश ने उसके सर पर एक चपत लगाई और बोला, चुपचाप बैठा रह, वरना अपने राक्षस भाई को जानता है ना, तेरी शादी को वह एक सपना बना देगा। आकाश की बात सुनकर राहुल ने सत्यम की तरफ देखा जो उसे घूर रहा था। वह उसे देखकर शांत हो गया और धीरे से आकाश को बोला, खुद तो भाभी से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रहते और मुझे देखो कैसे घूर रहे हैं। आकाश मुस्कुरा दिया और सत्यम को देखने लगा जो अभी भी नव्या का हाथ अपने हाथों में लिए हुए बैठा था। तभी आकाश की नज़र एंट्री की तरफ गई। उसने राहुल का चेहरा पकड़कर उस तरफ कर दिया जो अविनाश जी से बात कर रहा था। राहुल ने उस तरफ देखा तो फिर कुछ और देखने के काबिल ही नहीं रहा। सामने से प्रिया और मोहिनी के साथ शिवी नजरें झुकाए चली आ रही थी जिसे देखने की तलब उसकी आंखों को थी। क्रीम कलर के लहंगे में जिस पर हल्के गुलाबी रंग का वर्क था, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में हार, हाथों में कलीरे, माथे पर सजा मांग टीका, नाक में बड़ी सी नथ, आंखों में काजल
होठों पर न्यूड शेड लिपस्टिक लगाई, पलकें झुकाए वह जल्दी जल्दी आ रही थी। उसे देखकर राहुल अपनी सीट से खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ गया। शिवी को पता चल गया कि राहुल उसकी तरफ आ रहा है। जैसे जैसे वह उसके नज़दीक आ रहा था, उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। कुछ ऐसा ही हाल राहुल का भी था। राहुल जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर प्रिया और मोहिनी वहां से चली गई। प्रिया जाकर आकाश के बगल में खड़ी हो गई तो आकाश उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वही उन दोनों को देखकर मोहिनी एक बार फिर गुस्से में भर गई। राहुल ने शिवी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो शिवी ने धीरे से नज़र उठाकर उसे देखा तो नज़रें उस पर ठहर गई। उसके लहंगे के कलर से मैचिंग शेरवानी, सर पर पगड़ी, हाथ में तलवार, गले में एक मोतियों की माला, वह किसी सियासत का राजकुमार लग रहा था। उसे खुद की तरफ ऐसे देखते हुए पाकर राहुल मुस्कुरा दिया और उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, जान, मुझे देखने का काम आप बाद में कर लेना, पहले हम शादी कर लें, फिर तो मैं पूरा का पूरा आपका ही हूँ, तो जितना चाहे उतना देख लेना। उसकी बात सुनकर शिवी होश में आई और अपनी नजरें झुका ली। राहुल उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसका हाथ पकड़कर मंडप में ले गया। दोनों मंडप में आए तो पंडित जी ने दोनों को वरमाला की रस्म करने के लिए कहा। प्रिया एक बड़े से थाल में गुलाब के फूलों से बनी 2 वरमाला ले आई तो पहले राहुल ने शिवी को वरमाला पहनाई। जैसे ही शिवी राहुल को वरमाला पहनाने लगी, आकाश ने राहुल को ऊपर उठा दिया। शिवी ने मासूम सा चेहरा बनाकर राहुल को देखा तो राहुल ने आकाश को उसे नीचे उतारने के लिए कहा। आकाश ने उसके कहने पर उसे नीचे उतार दिया। राहुल ने शिवी को देखा और उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। यह देखकर सब हुटिंग करने लगे। वही शिवी भी मुस्कुरा दी। वह भी राहुल के सामने अपने घुटनों के बल बैठ गई और उसे वरमाला पहना दी। सब उन्हें देख खुश हो रहे थे। फिर दोनों मंडप में बैठ गए और पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ टाइम बाद पंडित जी के कहने पर दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए। दोनों अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों के लिए एक हो गए। फेरों के बाद दोनों फिर मंडप में बैठ गए। पंडित जी ने राहुल की तरफ एक थाल बढ़ाकर उसे शिवी को मंगलसूत्र पहनाने को कहा तो राहुल ने शिवी के गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहना दिया और फिर उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया। कुछ सिंदूर शिवी की नाक पर भी गिरा, जिसे देखकर पंडित जी के साथ साथ सब लोग मुस्कुरा दिए। इसी के साथ पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। दोनों ने शिवी के बाबा अविनाश जी, अखिलेश जी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद दोनों ने जाकर सत्यम का भी आशीर्वाद लिया। सत्यम ने शिवी के सर पर हाथ रखा और बोला, हमेशा खुश रहना, कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक मुझे बोल सकती हो। शिवी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम ने राहुल को अपने गले से लगा लिया और उसका सर सहलाकर बोला, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, कोई भी परेशानी हो याद रखना, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। राहुल ने भी उसे टाइट पकड़ लिया और उसके गले लगे ही बोला, आई लव यू भाई। सत्यम ने भी उसकी पीठ सहलाई और बोला, आई लव यू टू। सत्यम अपनी इमोशंस सबको दिखाता नहीं था, पर सबको पता है कि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और राहुल में तो उसकी जान बसती है। कुछ टाइम बाद विदाई का समय हुआ तो शिवी अपने बाबा के गले लगकर बहुत रोई। बेशक उसके बाबा उसके साथ ही रहने वाले थे, पर यह समय ही ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी रोना आ जाता है। शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी बदल जाती है। नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियाँ। ऐसा नहीं है कि लड़कों की ज़िंदगी नहीं बदलती है उनकी भी ज़िंदगी, उनकी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। पर एक लड़की को अपना घर, अपना परिवार सब छोड़कर जाना पड़ता है, जो कि आसान नहीं है, पर दुनिया की यही रीत है। खैर, शिवी की विदाई हुई और वह राठौर मेंशन आ गई। सबने मिलकर अच्छे से शिवी का गृह प्रवेश राठौर मेंशन में करवाया। छोटी मोटी रस्मों के बाद शिवी को राहुल के कमरों में भेज दिया। बाकी सब अपने अपने रूम में आराम करने चले गए क्योंकि सब थक चुके थे। प्रिया ने शिवी को राहुल के कमरे में छोड़कर वहां से चली गई। शिवी रूम में आई तो रूम को देखकर उसकी धड़कनें बढ़ गई, सांस तेज चलने लगी, दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। ऐसा नहीं था कि वह पहले कभी राहुल के रूम में नहीं आई थी, पर आज वह उसकी पत्नी होने के हक से उस रूम में आई थी। पूरा रूम रेड और वाइट रोज से डेकोरेट किया हुआ था। हर तरफ कैंडल्स जल रही थी, जिसकी रोशनी पूरे रूम में फैली हुई थी। हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था, जो रूम को और भी रोमांटिक बना रहा था। शिवी पूरे रूम को देख रही थी जब उसे दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कस गई। राहुल ने उसे देखा
जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। राहुल चलकर उसकी तरफ बढ़ गया। वह जाकर शिवी के पीछे खड़ा हो गया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपनी चीन रख दी। उसने महसूस किया कि शिवी की धड़कन बहुत तेज चल रही है। यह महसूस कर वह मुस्कुरा दिया। उसने शिवी को कंधे से पकड़कर अपनी तरफ किया। शिवी की नज़रें झुकी हुई थी। राहुल ने धीरे से उसका माथा चूमा और उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है जान। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम मेरी हो और मेरे पास हो। उसकी बात सुनकर शिवी ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। राहुल उसे ही प्यार से देख रहा था। शिवी झट से उसके सीने से लग गई तो राहुल ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी शिवी उसके सीने से लगे हुए ही बोली, पर मैं हमारे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी होना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर राहुल ने उसे खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखने लगा। शिवी भी उसे ही देख रही थी। राहुल को उसकी आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार दिखाई दे रहा था। उसने शिद्दत से शिवी का माथा चूमा और उसे ले जाकर बेड पर बैठा दिया और उसकी ज्वेलरी निकालने लगा। वह एक एक करके उसकी ज्वेलरी निकाल रहा था। शिवी चुपचाप नजरें झुकाकर बैठी हुई थी, पर जब राहुल की उंगलियां उसके बदन को छूती तो वह सिहर उठती। उसकी धड़कन बेतहाशा धड़क रही थी, जिन्हें राहुल भी महसूस कर रहा था। ज्वेलरी निकालने के बाद राहुल ने उसका दुपट्टा भी निकालकर साइड में रख दिया। अब शिवी उसके सामने सिर्फ ब्लाउज और लहंगे में ही थी। यह देखकर वह झट से राहुल के सीने से लग गई। राहुल के सामने ऐसे उसे बहुत शर्म आ रही थी। राहुल ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और एक हाथ से उसके बालों को, जो जूड़े में कैद थे, उन्हें खोल दिया। शिवी के बाल उसकी पीठ पर लहरा गए। राहुल ने उसे अपने सीने से लगाए ही अपने होठ उसकी गर्दन पर रख दिए। शिवी की पकड़ राहुल पर कस गई। राहुल ने जब यह महसूस किया तो धीरे से उसके कान में बोला, जान, अगर इतना घबराओगी तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। यह बोलकर उसने शिवी के कान को धीरे से काट लिया, जिससे उसकी एक आह निकल गई। वही राहुल की बात सुनकर शिवी और शर्मा गई। उसने धीरे से राहुल के सीने पर एक मुक्का मारा और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाने लगी। उसकी यह हरकत देखकर राहुल मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से शिवी को खुद से अलग किया, पर उसे छोड़ा नहीं। उसने शिवी के चेहरे की तरफ देखा और बोला, जान, अगर तुम्हें वक्त चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी इंतजार करूंगा। वह अभी बोल ही रहा था कि शिवी ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसकी इस हरकत पर राहुल हैरान रह गया और शिवी के एहसास से उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी पकड़ शिवी की कमर पर कस गई, जो उसे किस कर रही थी। राहुल ने भी उसे अपने और करीब किया और उसका साथ देने लगा। कुछ टाइम बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो दोनों की सांसें बढ़ी हुई थी। राहुल ने शिवी की तरफ देखा, जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। राहुल ने उसे अपनी गोद में उठाया और धीरे से बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। शिवी ने उसकी तरफ देखा तो वह उसे ही देख रहा था। उसे खुद की तरफ ऐसे देखते हुए पाकर शिवी ने शर्माकर अपना चेहरा एक तरफ कर लिया। राहुल मुस्कुरा दिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उसे बेतहासा चूमने लगा। शिवी की पकड़ बेडशीट पर कस गई। धीरे धीरे कपड़ों के साथ शर्म का पर्दा भी हट गया। राहुल उसे बेतहासा चूमकर उसके जिस्म पर अपने प्यार की निशानियां छोड़ रहा था। कुछ देर बाद शिवी की एक दर्द भरी चीख निकली, जो उसके गले में ही दबकर रह गई, क्योंकि राहुल ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया था। शिवी की आंखों से बेतहासा आंसू बहने लगे। राहुल ने उसके बालों को सहलाया और उसे शांत किया। जब वो थोड़ा शांत हो गई तो राहुल उसे प्यार करने लगा। कुछ टाइम बाद शिवी की सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगी। अब उस कमरे में शिवी की सिसकियां और दोनों की सांसें के शोर के सिवाय कुछ नहीं था। दोनों को आज अपना प्यार मिल चुका था और दोनों एक हो चुके थे। वही प्रिया के कमरे में प्रिया और आकाश एक दूसरे की बाहों में बालकनी में बैठे आसमान में चमकते चांद को देख रहे थे। आकाश ने पीछे से प्रिया को अपनी बाहों में भरा हुआ था और वह उसके सीने पर सर रखकर आसमान में चमकते चांद को देख रही थी। आकाश ने उसके कंधे पर अपने होठ रखा और धीरे से बोला, अब मैं और तुमसे दूर नहीं रह सकता जान। मैं कल ही माँ से बात कर शादी की तारीख निकलवाने को बोलता हूँ। उसके छूने से प्रिया सिहर गई, पर प्रिया ने खुद को संभाला और आकाश की तरफ घूमकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, कुछ हुआ है क्या? कल से देख रही हूँ आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आकाश ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा, पर प्रिया महसूस कर रही थी कि वह परेशान है।
प्रिया ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और प्यार से उसका माथा चूमकर बोली, कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे होते हुए भी आपके अंदर घुटन हो तो मेरे होने का क्या फ़ायदा। उसकी बात सुनकर आकाश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, मोहिनी। आकाश के मुंह से मोहिनी का नाम सुनकर प्रिया उससे अलग हुई और उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। आकाश ने उसके माथे को सहलाया और जो मोहिनी ने संगीत की याद किया वह सब उसे बता दिया। आकाश की बात सुनकर प्रिया हैरान हो गई। आकाश ने उसे अपने सीने से लगाया और उसका पीठ सहलाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, उसे उसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस आकाश को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी पकड़ महसूस कर आकाश ने भी उसे खुद के और करीब कर लिया और लगातार उसकी पीठ सहलाता रहा। तभी उसे अपने सीने पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने प्रिया को उससे अलग किया और उसके चेहरे को देखने लगा, जो आंसुओं से भींगा हुआ था। उसे देखकर आकाश घबरा गया और बेचैन हो गया। उसने प्रिया का चेहरा हाथों में भरा और उसके आंसू साफ करते हुए बोला, जान क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। देखो सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है और मेरे रहते कुछ होगा भी नहीं। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और रोते हुए बोली, पर मेरी वजह से नव्या को कुछ भी हो सकता था। वह तो सत्यम भाई ने उसे वक्त रहते बचा लिया, पर उन्हें कितनी चोट आई। अगर वह नव्या को नहीं बचाते तो कुछ भी हो सकता था, और अगर नव्या को मेरी वजह से कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। उसकी बात सुनकर आकाश ने उसके चेहरे को हाथों में भरा और प्यार से उसका माथा चूम लिया और बोला, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ जान, जो हुआ है सब मोहिनी का किया धरा है। और वैसे भी तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नव्या और सत्यम दोनों ठीक हैं। प्रिया ने आकाश की आंखों में देखा और बोली, पर मोहिनी नुकसान तो मुझे पहुंचाना चाहती थी, पर मेरी जगह नव्या को चोट लगने वाली थी और उसे बचाते हुए सत्यम भाई को चोट लग गई। आकाश ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे शांत करते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ जान, सब ठीक है। और उस मोहिनी ने जो किया है उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी, पर प्लीज तुम खुद को दोष मत दो और प्लीज रोना बंद करो। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता जान। तुम्हारे आंसू दिल पर तेजाब की तरह गिरते हैं, जो मेरे दिल को जलाने का काम करते हैं। आकाश की बात सुनकर प्रिया ने उस पर अपनी पकड़ कस दी और उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। आकाश ने उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और उसको सीने से लगाए उसके बालों को सहलाने लगा। ऐसा नहीं था कि प्रिया कमज़ोर थी, नहीं, वह सत्यम के गार्डों में बेस्ट लेडी गार्ड थी और खुद को हर सिचुएशन में संभाल कर रखती थी। पर आकाश के सामने वह बिल्कुल बच्ची बन जाती थी और आकाश भी एकदम बच्चे की तरह उसका ख्याल रखता था। कुछ टाइम बाद आकाश ने देखा कि प्रिया सो गई है, तो उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और रूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया। उसने उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया और उसका माथा चूमकर अपने रूम में चला गया। वही सत्यम के रूम में सत्यम नव्या के होठों को बेतहासा चूम रहा था। वही नव्या उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर सत्यम ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के पास बेड पर दबा दिया। अब नव्या हिल भी नहीं सकती थी। जब नव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो सत्यम ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके चेहरे को देखने लगा, जो सत्यम के ज़्यादा देर किस करने से लाल हो गया था। नव्या ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और सत्यम को घूरकर देखने लगी। वही सत्यम उसे टेढ़ी स्माइल के साथ देख रहा था। नव्या ने अपना मुंह बनाया और उसे घूरकर देखते हुए बोली, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी सत्या। उसकी बात सुनकर सत्यम ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उसके होठों के नज़दीक जाते हुए बोला, जाना, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं फिर तुम्हें ऐसे ही सजा दूंगा। उसकी बात सुनकर और उसे खुद के नज़दीक आते देखकर नव्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। सत्यम उसे ऐसा करते देख मुस्कुराया और उसके ऊपर से हटकर उसके पास लेट गया और उसे कमर से पकड़कर अपने ऊपर लेटा लिया और उसका सिर अपने सीने पर रख उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब चुपचाप सो जाओ प्रिंसेस, वरना मैं किससे आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। पर आज दिन भर शादी में एंजॉय करके तुम बहुत थक चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। उसकी बात सुनकर नव्या ने चुपचाप उसकी कमर को पकड़ा और आंखें बंद करके अपना सर उसके सीने पर रख दिया। सत्यम उसे देखकर मुस्कुराया और उसका माथा चूमकर आंखें बंद कर ली और कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचने लगा। दरअसल कुछ समय पहले जब नव्या और सत्यम अपने रूम में आए तो पहले नव्या ने शावर लिया और फ्रेश होकर कपड़े चेंज किया
और उसके बाद जब सत्यम वॉशरूम से बाहर आया तो उसने हाफ बाजू की शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें से उसके बाजू पर लगी चोट दिखाई दे रही थी, जिस पर की गई पट्टी फिलहाल गीली हो गई थी और उसमें से थोड़ा थोड़ा खून भी दिख रहा था। जब नव्या ने यह देखा तो वह परेशान हो गई। उसने सत्यम को बेड पर बैठाया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसकी पट्टी चेंज करने लगी और सत्यम ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी चोट देखकर उसकी मासूम सी जाना फिर रोने लग जाएगी। इसलिए उसने डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया और अपनी पट्टी चेंज करने के लिए कहा, पर उसने नव्या को अपने सीने से लगा लिया और उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया, जिससे वह उसकी चोट न देख पाए। पर नव्या को उसकी चोट देखनी थी कि उसके सत्या को कितनी चोट लगी है। पर सत्यम की पकड़ उस पर बहुत टाइट थी, जिससे वह हिल भी नहीं पा रही थी। पट्टी चेंज होने के बाद सत्यम ने उसे छोड़ दिया, पर नव्या ने उसकी तरफ मुंह बनाया और बेड पर जाकर करवट बदलकर लेट गई। मतलब साफ था कि सत्यम की जाना सत्यम से नाराज हो गई थी। सत्यम जाकर उसके पास लेट गया, पर नव्या ने उसकी तरफ नहीं देखा और उसकी तरफ पीठ करके लेटी रही। सत्यम उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, पर वह उसे इग्नोर कर रही थी और उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उस समय सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। अचानक ही सत्यम ने उसे पकड़कर सीधा किया और उसके ऊपर आ गया। नव्या कुछ समझती उससे पहले ही सत्यम ने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। उसके ऐसे अचानक किस करने से नव्या हैरान हो गई, पर फिर खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगी। सत्यम उससे थोड़ा सा दूर हुआ और उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे इग्नोर करने की या मुझसे बात ना करने की कोशिश की तो याद रखना जाना, तुम्हारा सत्या जितना तुम्हें प्यार करता है उतना ही तुम्हें खुद को इग्नोर करने के लिए सजा भी दे सकता है। यह बोलकर उसने एक बार और नव्या के होठों को चूमना शुरू कर दिया। नव्या बस उससे छूटने की कोशिश करती रही, पर कहाँ सत्यम की जाना और कहाँ सत्यम की जिम में कसरत कर बनाई गई बॉडी, उसका छूटना नामुमकिन था। यही सब सोचते हुए सत्यम मुस्कुरा दिया। उसने आंखें खोलकर नव्या की तरफ देखा, जो उसके सीने पर अपना सिर रखकर आराम से सो रही थी। सोते समय वह बहुत मासूम लग रही थी। सत्यम ने उसके माथे को एक बार और चूमा और उसकी कमर के चारों तरफ अपनी बाजू से कस दी और आंखें बंद कर वह भी सो गया। एक बंद कमरा, वहाँ एक लड़की जो कुर्सी पर बंधी हुई थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लड़की, कोई है, प्लीज मदद करो, कोई है, मुझे यहाँ बंद करके रखा है, प्लीज खोलो। और उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उस लड़की ने देखा कि कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा था, तो शांत हो गई और खुद से ही बोली, कहाँ फंस गई मैं, पता नहीं कौन लोग हैं यह, और मैं यहाँ कैसे पहुँची। मैं तो शिवी की शादी में थी, फिर मैं यहाँ कैसे पहुँची। जी हाँ, यह लड़की कोई और नहीं, वही मोहिनी थी, जिसे सत्यम के आदमियों ने सत्यम के कहने पर शादी में से उसे उठाया था। यह बोलकर वह याद करने की कोशिश करने लगी, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वह शादी में थी जब गलती से एक वेटर ने उसकी ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी। इसलिए मोहिनी ने उसे डांटा और फिर वॉशरूम में अपनी ड्रेस साफ करने चली गई। पर जब बाहर आई तो किसी ने पीछे से उसका मुंह बंद कर दिया और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। जब आंखें खुली तो खुद को उस बंद कमरे में कुर्सी पर बंधे हुए पाया। वही राठौर मेंशन में गेस्ट रूम में आनंद जी किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। बस भाई, कल का दिन फिर वह आपके पास होगी। कल ही उसे यहाँ से उठाकर वहाँ ले आऊँगा। सामने से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर आनंद जी फिर बोले, कल रिसेप्शन पार्टी है भाई, उसी में मेरे कुछ आदमी मौका देखकर उसे उठा लेंगे। आप फिक्र मत करो, यहाँ सब रेडी है, आप बस कल तक का इंतज़ार करो। जी भाई, ओके भाई, फ़ोन रखता हूँ। यह बोलकर उन्होंने फ़ोन कट किया और सामने आसमान की तरफ देखते हुए बोले, बस कल का दिन फिर सब कुछ हमारा होगा। बहुत इंतज़ार कर लिया, पर अब और नहीं, अब जो हमारा है उसे हम लेकर रहेंगे। यह बोलकर वह अंदर जाकर अपनी बीवी के पास सो गए। वही आइसलैंड पर रघुवेंद्र यादव ने फ़ोन कट किया और ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, बस कल का दिन फिर सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। बहुत कुछ किया है यह सब पाने के लिए, अब बस कल का दिन फिर मेरा इंतज़ार ख़त्म। यह बोल वह ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगा। फिर उठकर ऊपर रूम की तरफ बढ़ गया। रूम में जाकर उसने बेड की तरफ देखा, जहाँ आरती जी आराम से सोई हुई थी। वह उनके पास गया और उन्हें अपनी हवस भरी नज़रों से देखते हुए बोला, मुझे ठुकराया था ना तुमने, मेरे उस सौतेले भाई के लिए। मेरे प्यार को ठुकराकर उससे शादी की थी ना तुमने, पर अब कल तक
तुम खुद मेरी बाहों में आओगी। जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी को तरपाऊंगा, तब तुम खुद मुझे अपना लोगी और मेरी हर बात मानोगी। यह बोल वह पागलों की तरह हंसने लगा। फिर वहीं बैठकर आरती जी को एकटक देखने लगा। उसकी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी, पर इन सब से बेखबर आरती जी सो रही थी। अगली सुबह सत्यम की आंख खुली तो नजर सीधा अपनी जाना पर गई, जो उसके ऊपर सोई हुई थी। यह तो रोज का था। नव्या को सत्यम के ऊपर सोने की आदत हो गई थी और सत्यम को तब तक नींद नहीं आती थी जब तक वह अपनी जाना को अपने सीने से लगाकर बाहों में नहीं भर लेता था। सत्यम ने प्यार से उसका माथा चूमा और उसे अच्छे से बेड पर लेटाकर खुद कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। वही नव्या अभी भी चैन से सो रही थी। सत्यम जल्दी से रेडी हुआ और नव्या का माथा चूमकर रूम से निकल गया। उसकी आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो उसे जल्दी खत्म करनी थी, क्योंकि शाम को राहुल और शिवी की रिसेप्शन पार्टी थी। सत्यम नीचे आया तो अविनाश जी और अखिलेश जी के साथ साथ आनंद जी, सरिता जी और रिया भी वहाँ मौजूद थे। शिवी किचन में थी। आज उसकी इस घर में पहली रसोई थी, इसलिए वह सबके लिए नाश्ता बना रही थी। हाँ, भले ही वह बहुत बार इस किचन में खाना बना चुकी थी, पर फिर भी शादी के बाद आज उसका इस घर में पहला दिन था, तो इसलिए सारी रस्में तो करनी ही थी। सत्यम नीचे आया। उसने अविनाश जी और अखिलेश जी को गुड मॉर्निंग विश किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सत्यम ने अविनाश जी को देखा और बोला, दादू, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो वह मैं ख़त्म करके जल्दी आ जाऊँगा। अविनाश जी, पर बेटा, आज तो रिसेप्शन पार्टी है ना? सत्यम, हाँ दादू, तभी तो जल्दी जा रहा हूँ, ताकि जल्दी वापस आऊँ। अविनाश जी, ठीक है बेटा, जल्दी आना। सत्यम, जी दादू। और हाँ दादू, वह प्रिंसेस सो रही है, तो कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। जब वह उठेगी तो शिवी को बोलना उसे नाश्ता करवा दे। अविनाश जी, क्या हुआ बेटा, नव्या ठीक तो है? सत्यम, वह ठीक है दादू, बस कल थोड़ा थक गई थी, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया। जब वह उठेगी तब आप नाश्ता करवा देना और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। रिया, जो सत्यम को अपनी लालसा भरी नज़रों से देख रही थी, जब उसने उसके मुंह से नव्या के बारे में सुना तो उसकी आंखें गुस्सा और नफरत से भर गई, जो सिर्फ और सिर्फ नव्या के लिए था। सत्यम को उसकी नज़रें खुद पर महसूस हुई तो उसे अपनी जाना के सिवाय कोई और देखे, यह उसे गंवारा नहीं था। अविनाश जी से बात करके उसने रिया की तरफ घूर कर देखा। उसकी घूरती नज़रों से रिया के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से सत्यम पर से अपनी नज़रें हटा ली। सत्यम उसे घूरकर घर से बाहर जाने लगा तो शिवी, जो किचन से बाहर आ रही थी, उसे रोकते हुए बोली, भाई, नाश्ता तो करके जाइए। सत्यम ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। उसकी बात सुनकर शिवी कुछ बोलती, उससे पहले ही पीछे से नव्या की आवाज आई, जो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर रही थी। सत्या। नव्या की आवाज सुनकर सत्यम ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो नव्या को जल्दी जल्दी नीचे आता देखकर तेज आवाज में बोला, प्रिंसेस, धीरे, वरना गिर जाओगी। यह बोलकर वह जल्दी से सीढ़ियों के पास चला गया। नव्या जल्दी से नीचे आई। जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने की वजह से उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह कुछ बोलने को हुई, उससे पहले ही सत्यम ने उसका हाथ पकड़ा और ले जाकर सोफे पर बैठा दिया। उसने पहले नव्या को पानी पिलाया और बोला, कितनी बार बोला है, आराम से चला करो, अगर गिर जाती तो चोट आती, फिर दर्द होता ना। उसकी बात सुनकर नव्या ने मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ, तो आप मुझे बिना उठाए क्यों आ गए सत्या? और तो और, मुझे बिना बताए ऑफिस भी जा रहे थे, मुझे गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। यह बोलकर वह मुंह फुलाकर दूसरी तरफ चेहरा फेरकर बैठ गई। सत्यम उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसका चेहरा पकड़कर अपनी तरफ कर प्यार से उसके माथे को चूमकर बोला, सॉरी, आप सोई हुई थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया प्रिंसेस। उसकी बात सुनकर नव्या वैसे ही मुंह बनाए बोली, पर मुझे फिर भी आपसे बात नहीं करनी है। यह बोलकर उसने सत्यम के हाथों को अपने चेहरे से हटा दिया और फिर मुंह फुलाकर बैठ गई। सत्यम ने उसके हाथ को पकड़ा और प्यार से सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। नव्या ने टेढ़ी नज़रों से उसकी तरफ देखा और बोली, पक्का? सत्यम, हाँ पक्का। उसकी बात सुनकर नव्या खुश हो गई। वही उसे खुश देखकर सत्यम भी मुस्कुरा दिया। बाकी सब उन दोनों को प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सब उनका प्यार देखकर खुश हो रहे थे, पर कोई था जो नव्या को बहुत ही नफरत से देख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि रिया थी, जो नव्या को गुस्से और नफरत से घूर रही थी। उसे घूरते हुए वह अपने मन में बोली, बस आज की रात
कल तुम्हारा खेल खत्म। उसके बाद सत्यम सिर्फ मेरा होगा। इस पर, इसके प्यार पर, इसकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। यह बोलकर वह कुटिलता से मुस्कुरा दी। वही सत्यम ने प्यार से नव्या का माथा चूमा और घर से बाहर चला गया। सबने नाश्ता किया और शिवी को पहली रसोई का नेक दिया। उसके बाद सब पार्टी की तैयारी करने लगे। पार्टी होटल में थी, इसलिए सबको 2 घंटे पहले ही घर से निकलना था। इसलिए सबने अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी थी। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।